नमस्कार दोस्तों, समीक्षा इधर आइए थोड़ा वरना। नमस्कार दोस्तों, समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर मुख्यालय के बाहर खड़े हुए हैं और इस समय अभी इधर हिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू चल रहे हैं। तो यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, जानना चाहते हैं इसमें क्या-क्या होता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आने वाले समय में आपका इंटरव्यू है, तो यह वीडियो आपका इंटरव्यू से बहुत मदद करेगा। और हमारे साथ एक साथ जुड़ चुके हैं, हमारा आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जी, सर, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपका नाम, आप कहाँ से हैं थोड़ा? सर मेरा नाम अतुल है और मैं भिंड जिले का हूँ। तो सर, आपका किसके बोर्ड में इंटरव्यू था? कितने मेंबर थे, बता सकते हैं? मेरा कोष्ठी सर के बोर्ड में इंटरव्यू था और 4 सदस्य थे जिसमें 2 मैम थी। कितनी देर चला सर आपका इंटरव्यू? 22-23 मिनट लगभग मुझे कुछ लगभग याद है। तो जैसे कि आप इंटरव्यू रूम में एंटर किए गए, तो किस-किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, थोड़ा क्रमबद्ध तरीके से बता सकते हैं? पहला तो मेरा परिचय ही पूछा, मेरी डेट ऑफ बर्थ पूछी और मेरा रोल नंबर पूछा और उसके बाद मेरे जिले से सवाल किया। क्या सवाल था आपके जिले से? जिले से एक तो जिले के बैकग्राउंड के बारे में पूछा कि जिले के बारे में आप बताइए क्या बैकग्राउंड के बारे में और जिले के इतिहास के बारे में थोड़ा-सा एक सवाल पूछ लिया। और बाकी के बोर्ड मेंबर ने क्या-क्या क्वेश्चन पूछे? और क्योंकि मेरी हॉबी दर्शन थी और आला थी, तो पहले जो गोष्ठी सर थे उन्होंने आला के बारे में थोड़ा पूछा, क्या है आला के बारे में? फिर उसके बाद जो अगले जो सदस्य बैठे थे मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, उन्होंने हाँ, उन्होंने मुझे पूछा कि दर्शन के बारे में बताइए। तो दर्शन के बारे में उन्होंने पूछा कि भारत में दर्शन कहाँ से आरंभ होता है? तो एक ये मैंने बताने की कोशिश दूसरा कि वो कहते भारत छोड़ो आप विश्व में बताओ कि विश्व में दर्शन कहाँ से आरंभ होता है? तो मैंने बताने की कोशिश की उन्हें और फिर वो कहते हैं कि अच्छा तो वैदिक साहित्य मैंने क्योंकि उन्होंने आंसर दिया था वैदिक साहित्य से तो उन्होंने कहा कि वैदिक साहित्य क्या होता है बताओगे तो मैंने उन्हें वैदिक साहित्य बताने की कोशिश की फिर वैदिक साहित्य के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा ये उपनिषद काय में आएंगे तो मैंने कहा कि सर ये वेदों के अंतिम हिस्से हैं तो ये वेदों अंतिम में ही आएंगे अच्छा ठीक है तो फिर उन्होंने बोला कि वेदों में दर्शन कहाँ है तो वेदों से आरंभ किया तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया उन्हें अस्तो माँ सदगमय का बात की उसमें मैंने देखा बताया उनको कि सर यहाँ से ये संकेत मिलता है कि कहीं ना कहीं असत से सत्य की ओर जाने का तो यहाँ पे एक संकेत मिलता है तो उन्होंने कहा ठीक है फिर अगले सदस्य पे हैं फिर अगले उन्होंने सर ने पूछा कि अच्छा तो बताइए कि वेदांतिक दर्शन क्या है तो मैंने ये बताया उन्होंने कहा कि राधा कृष्णन का नाम सुना है आपने तो मैंने कहा सुना है सर उन्होंने भारतीय दर्शन एक पुस्तक लिखी है आपने वो पुस्तक पढ़ी है तो मैंने कहा सर नहीं पढ़ी पुस्तक तो नहीं पढ़ी है अच्छा ठीक है तो आप उनके बारे में कुछ बता पाएंगे तो मैंने बताया कि जी सर वो अ, भारत के राष्ट्रपति भी रहे और उन्होंने नव्य वेदांत दर्शन भी दिया है उन्होंने उनका दर्शन है तो उन्होंने कहा नव्य वेदांत क्या होता है बता दो इसे तो मैंने नव्य वेदांत के बारे में उन्हें बताया तो फिर और बताओ राधा कृष्ण के बारे में तो मैंने कहा सर इतना ही मालूम है नव्य वेदांत के बारे में उन्होंने बता दिया और फिर उन्होंने वहां से सवाल पूछ के फिर शंकर की तरफ चले गए शंकराचार्य की तरफ शंकराचार्य के बारे में पूछा कि शंकराचार्य ने एक दर्शन दिया उसका नाम क्या है तो मैंने कहा सर वो अद्वैत वेदांत का दर्शन है क्या है अद्वैत वेदांत तो बता दिया अच्छा उन्होंने एक संस्कृत का एक वाक्य भी बोला है तो मैंने बोला सर वो है कि हाँ मैंने बोला कि वो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मे ना परे का उन्होंने दिया अच्छा उन्होंने ठीक है उन्हें एक दो सवाल और पूछे थे मैं ठीक से सोच नहीं पा रहा हूँ दर्शन के आ, हाँ उपनिषदी दर्शन उपनिषदों का अर्थ पूछ लिया था फिर उन्होंने दूसरे मेंबर की ओर बोल दिया एक मैम थी उन्होंने मैम से पूछा तो मैम ने शुरुआत की भिंड जिले से सीधी उन्होंने कहा कि मैंने सुना है भिंड जिले में बागी बागी रहते हैं फिल्मों में ऐसा बताया जाता है कि वो तो घोड़े पे चलते थे तो मैंने कहा सर मैम फिल्मों में कुछ ज्यादा बड़ा चढ़ा के बताते उतने घोड़े नहीं होते थे उनके पास तो वो कहते अच्छा तो कितने होते थे तो मैंने कहा मैम उनका आधा कर लो वो कहती अच्छा ठीक है तो ये बताओ वो घोड़े लेके चलते थे कैसे चलते थे एक जगह से दूसरी जगह तक उनकी रसद सामग्री कैसे रहती थी तो मैंने बताया कि रसद जो सामग्री होती थी कई बार क्या होता था कि जो गांव होते थे ना गांव में उनकी पकड़ होती थी वो लोग गांव के लोगों से संपर्क रखते थे उन्हें डरा के भी रखते थे तो वहां से रसद सामग्री का इस्तेमाल करते थे उन्होंने कहा अच्छा वो तो ठीक है जी बताओ वो चलते कैसे थे मैंने कहा मैम कुछ पैदल चलते होंगे कुछ घोड़े से चलते होंगे मैं इतना ही सोचता रहा मैंने कहा ठीक है तो फिर उन्होंने पूछा कि ये वस्तुनिष्ठता क्या होती है इतिहास में मैंने बताया वस्तुनिष्ठता के बारे में बताया मैंने तो उसमें मैंने एक पूर्वाग्रह शब्द इस्तेमाल किया था उन्होंने कहा अच्छा तो पूर्वाग्रह क्या होता है मैंने ये पूर्वाग्रह बताने की कोशिश की और फिर मैम ने मुझसे पूछा हाँ फिर ये मैम ने हो गई फिर उसके बाद दूसरी मैम आई उन्होंने कहा कि अच्छा अतुल आप ये बताओ आपने एमए किया है एमए आपने इग्नू में एमए में आपके कौन कौन सी सब्जेक्ट थे तो मैंने उन्हें बताने की कोशिश की मैम मेरा हिस्टोग्राफी था आधुनिक भारत था मेरा आर्थिक इतिहास था और ये कुछ चीजें बताई मैंने चार पांच तो उन्होंने कहा कि अच्छा
आप ये बताओ कि आर्थिक इतिहास क्या होता है? बच्चों को समझाओ आप। तो मैंने बताया मैम कि जब भारत में ब्रिटिश हुआ करते थे तो उन्होंने अपने भारत में अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए सत्ता मतलब यहाँ पे औपनिवेशिक लाभ लेने के लिए जो आर्थिक नीतियां अपनाई वो आर्थिक इतिहास के अंतर्गत देखते हैं उन्होंने। अच्छा उनके क्या क्या अंदर है इसके अंदर? मैंने कहा राजस्व की नीतियां उनकी, और उसके अंदर उन्होंने धन के बहिर्गमन के सिद्धांत की बात की है, उनमें रेलवे की बात की है, विद्युतीकरण की बात की है, तो ये कुछ मैंने ऐसे से बता दिया उनको। अच्छा तो अतुल आप ये बताओ, वो मैम काफी खुश लग रही थी, तो मैंने कहा अच्छा आप अतुल ये बताओ कि अ, एक सवाल और था। उन्होंने ये बताया अच्छा भारतीय ज्ञान परंपरा का नाम सुना है आपने? तो मैंने कहा सर। अच्छा आपने एनईपी का नाम भी सुना है? मैंने कहा मैम बिल्कुल सुना है। तो उन्होंने कहा कि बताओ ये एनईपी भारतीय ज्ञान परंपरा एक आम व्यक्ति को या बच्चों को क्लास में बताना हो कि भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, तो बताओ। तो मैंने भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में बताया उनको ऐसे। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे मत बताओ, तुम तो और रोचक तरीके से बताओ कि बच्चे मजा आ जाए सुन ले वो। मैंने कहा कि मैम मैं उन्हें किस्से कहानी के रूप में बता सकता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा बताओ। तो मैंने याज्ञवल्क्य को मैत्रेयी का संवाद लिया। मैंने कहा कि सर जिस मैम सॉरी मैम बोला कि मैम याज्ञवल्क्य को मैत्रेयी जो संवाद है ना बृहदारण्यक उपनिषद में, मैंने बताया कि किस तरीके से याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी के साथ जो संवाद हुआ था और वो जो संवाद हुआ था और उसके बाद जो आत्मा परमात्मा पुनर्जन्म के सिद्धांतों की बात की गई थी वो चर्चा की थी उन्होंने। अच्छा उन्होंने कहा ठीक है, तो ये ठीक है, तो वो ठीक हो खुश हो गई। उसके बाद मैम ने फिर से वापस दूसरी मैम ने फिर से एक क्वेश्चन उठा लिया। उन्होंने पूछा कि इतिहास के पुनर्लेखन के बारे में सुना है आपने? क्यों आवश्यक है पुनर्लेखन? तो मैंने मैम बताया कि पुनर्लेखन इसलिए भी जरूरी है कि इतिहास में जो तथ्य छूट गए हैं, ये जो औपनिवेशिक मानसिकता है, ये जो अति दरबारी लेखन हुआ है, उसमें करेक्शन कर सकें, तथ्यपरक इतिहास लेखन जोड़ सकें, है ना, समावेशी कर सकें। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। अच्छा तो ये बताओ कि आप कौन सा इतिहास लेखन लिखना चाहोगे? तो मैंने कहा मैम मैं राष्ट्रवादी और उपाश्रय इतिहास लेखन लिखना चाहूंगा। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा राष्ट्रवादी इतिहास लेखन इसलिए जरूरी कि हम राष्ट्रीय गौरव को भी हासिल कर सकें, और उपाश्रय इसलिए जरूरी मैम कि जो वर्ग समाज आम जन छूट गया है उन्हें भी इतिहास लेखन में शामिल किया जाए। अच्छा वो उन्होंने कहा तो अच्छा अच्छा ठीक है, तो वो मैम ठीक खुश नजर आई। और हाँ मैं कुछ बोल रहा हूँ सवाल बीच में, इतना ही सवाल थे कुछ। तो वर्ल्ड हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन पूछेगा क्या आपसे? वर्ल्ड हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इंडियन के एंशियंट से या फ्रीडम मूवमेंट से कोई क्वेश्चन? नहीं फ्रीडम मूवमेंट से नहीं। आपसे कुछ लिखवाया गया, बोर्ड टीचिंग कराई गई? नहीं करवाई, वो टीचिंग नहीं करवाई। हम मुझसे बस यही पूछ लिया था वहीं बैठ के कि अच्छा आप बताओ उसके बारे में ही क्या बोला था मैंने, हाँ समझाने के लिए आर्थिक इतिहास के बारे में बैठ के उन्होंने बताओ आर्थिक इतिहास के बारे में। जी जी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू। धन्यवाद भाई।